देखिए, हम इस वीडियो के बाद जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम हृदय देखेंगे मनुष्यों का, लेकिन इस वीडियो में हम मछलियों की जो हृदय होती है वो कैसी होती है। भाई, हम तो हमारा हृदय जानते हैं कि जब हम अपना हृदय इमेजिन करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार के हृदय इमेजिन आते हैं हमारे दिमाग में, है कि नहीं। जब हम अगर आपको पूछो कि मछली का हृदय, तो आपको अब भाई मछली का हृदय कैसा होता है, उभयचरों का हृदय कैसा होता है, स्तनियों का हृदय कैसा होता है, सरीसृप का हृदय कैसा होता है, तो इसको पहचानना और इसको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। आप क्लास 11th वाले हैं तो, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे मछलियों का हृदय देखेंगे, फिर उभयचरों का समझेंगे, फिर सरीसृप का समझेंगे, फिर पक्षियों का, फिर स्तनियों का, तो ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मछलियों का हृदय। कैमरामैन, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे फोकस करते जाइएगा, क्योंकि बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैमरामैन, सबसे पहला पॉइंट पर फोकस करो। हम मछलियों का हृदय पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मछलियों के हृदय में पहला पॉइंट है 2 कोष्ठ, 1 आलिंद और 1 निलय। मतलब इनमें 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हृदय होते हैं वह अविकसित होते हैं, ठीक है। स्तनीय जो वर्ग है, स्तनीय वर्ग, उनके हृदय जो होते हैं ना वो विकसित होते हैं, लेकिन जो सरीसृप हैं और जो मछली हैं इनमें जो हृदय होते हैं वह अविकसित होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैमरामैन देखिए यहाँ पास 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, सिर्फ 2 कोष्ठ पाया जाता है, 4 कोष्ठ नहीं पाया जाता, 2 कोष्ठ पाया जाता है। और उन 2 कोष्ठ में 1 आलिंद होता है और 1 निलय होता है, ठीक है। अब यहाँ पास थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पास क्या है कि विऑक्सीजनकृत रुधिर आता है। यहाँ पास ये इसका अर्थ ये है, इन दोनों कोष्ठ मतलब 1 आलिंद और 1 निलय, दोनों में विऑक्सीजनकृत मतलब ऑक्सीजन घुला नहीं है ऐसा रुधिर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि विऑक्सीजनकृत रुधिर आता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन घुला नहीं होता है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन घुला नहीं होता है तो शरीर में जब भी ऑक्सीजनकृत रुधिर जाएगा तो शरीर का तो पूरा खत्म, टाटा बाय बाय सी यू हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बचाने के लिए इसमें ऑक्सीकरण जो होता है वह गलफड़े के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पास इस प्रकार के हृदय इसमें पाए जाते हैं, बस इतना ही आपको याद रखते जाना है, ठीक है। अब जैसे कि हृदय है, तो इनकी जो हृदय है, मछलियों के हृदय को सिर्फ हृदय नहीं कहते हैं, कई प्रकार के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ब्रैंकियल बोल देते हैं या विनस हृदय बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे इनके नाम हैं। अब यहाँ पास क्या होता है कि अब भाई ऑक्सीकरण हो गया है, तो ऑक्सीकरण के बाद धमनी होती है जो उसको पूरा शरीर में फैलाती है कि नहीं। तो वो धमनी जो होती है इसमें पृष्ठ महाधमनी पाई जाती हैं। पृष्ठ महाधमनी मतलब का अर्थ ये है कि पीछे में महाधमनी पाई जाती है। इनके पृष्ठीय सतह पर क्या पाई जाती है, महाधमनी पाई जाती हैं। अब मछलियों के बाद जो उभयचरों में हृदय है उसको समझते हैं। अब हम उभयचरों में जो हृदय है उसको समझते हैं। तो देखिए उभयचरों में हृदय जो होता है ना वह 3 कोष्ठों का होता है, मतलब इनके हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं और इन 3 कोष्ठ में 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। कितने आलिंद होते हैं, 2 आलिंद, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसमें आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है, कि 2 आलिंद क्यों होते हैं, ठीक है। तो 2 आलिंद और 1 निलय होता है, एक बड़ा सा होता है निलय और 2 छोटे छोटे आलिंद होते हैं। और इसमें शिरा पात्र नामक एक शिरा पात्र पाया जाता है, मतलब एक शिरा पात्र पाया जाता है जिसमें रुधिर हैं, जो विऑक्सीजनकृत रुधिर हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पास जितने भी रुधिर हैं शरीर के, वो सभी रुधिर शिरा पात्र में एकत्रित हो जाते हैं और इस शिरा पात्र से यह दायां आलिंद में जाते हैं। कौन से आलिंद में, दायां आलिंद में। यहाँ पास ये आपको याद रखना है, दायां आलिंद में जाते हैं। दायां आलिंद से नीलय में जाते हैं, नीलय से फेफड़े में जाते हैं। फेफड़े में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़े में जा रहे हैं, ठीक है। अब फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त हो गए, अब यहाँ से यह बायां आलिंद में जाएंगे, ठीक है, बायां आलिंद। बायां आलिंद में पहुँचने के बाद यह फिर से नीलय में आएंगे, ठीक है। और यहाँ से यह कैरोटिड और सिस्टेमिक 2 जो धमनियाँ हैं या चाप हैं उसके माध्यम से शरीर में
परिसंचरण होंगे विसरित हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वह जितने भी रुधिर होते हैं वह फिर शिरा पात्र में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये सर्कल चलते रहता है, इनमें ये चक्र चलते रहता है, जिसके माध्यम से इनमें परिसंचरण जो होता है वह पूर्ण होता है। तो ये जो चक्र है ये आपको याद रखना है, या पूछे तो ही बताना है, नहीं पूछे तो नहीं बताना है। लेकिन आप सोचिए कि कम से कम नॉलेज तो मिल रहा है ना, कम से कम, और नॉलेज मिल रहा है तो आप बता सकते हैं कि उभयचरों में भी इस प्रकार का पाया जाता है। आप देखिए कई लोगों को पता नहीं होता है कि 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 1 निलय होता है कि नहीं। कई लोगों को तो शिरा पात्र नहीं समझ में आता है कि ये शिरा पात्र का होता है। तो इसमें रुधिर जो है वह इकट्ठा होता है कि नहीं, जितने भी शरीर का रुधिर होता है। तो ये सब चीज़ जो है वह जानने योग्य है और आपको जानना भी चाहिए, है कि नहीं। अब उभयचरों के बाद जो सरीसृप हैं उसके जो हृदय हैं उसको समझते हैं। अब हम समझते हैं कि सरीसृप में जो हृदय होता है वह किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पास आपको ध्यान में रखना है कि सरीसृप मतलब होते हैं जितने भी सांप वाप जो होते हैं ना, उनमें ये हृदय पाया जाता है। अब देखिए सरीसृप में 2 प्रकार के हृदय होते हैं, एक विकसित होता है, एक अविकसित होता है। अगर वो विकसित होगा तो 4 कोष्ठ पाया जाएगा और अविकसित होगा तो उसमें 3 कोष्ठ पाया जाएगा। अगर 3 कोष्ठ पाया जाएगा तो वह उभयचरों के हिसाब से होगा, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो ये उभयचर के हिसाब से होगा। लेकिन 4 कोष्ठ होगा तो वह 4 कोष्ठ जैसा होगा, ठीक है। 4 कोष्ठ होगा तो उसमें 2 आलिंद होगा और 2 निलय होगा, ठीक है। 2 आलिंद 2 निलय। 2 आलिंद कौन कौन सा? दायां आलिंद बायां आलिंद। 2 निलय कौन सा? दायां निलय बायां निलय। तो ये इस प्रकार के निलय और आलिंद होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शरीर का जो ऑक्सीजन विहीन रुधिर है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुला है, तो ऑक्सीजन विहीन रुधिर जो है वह दायां आलिंद में आता है सबसे पहले, ठीक है। दायां आलिंद से यह दायां निलय में जाता है। दायां निलय से फेफड़े में जाता है ऑक्सीजनकृत होने के लिए, ताकि उसमें रुधिर जो है उसमें ऑक्सीजन घुल जाए। अब ऑक्सीजन घुल गया है तो वह बायां आलिंद में जाएगा। बायां आलिंद से वह बायां निलय में जाएगा। बायां निलय से वह धमनी के माध्यम से शरीर में परिसंचरित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हृदय इसमें होता है और परिसंचरण होता है। तो ये आप समझ गए। अब हम पक्षियों में जो हृदय है उसको देखते हैं और उसमें परिसंचरण किसके माध्यम से कैसे होता है उसको देखते हैं। तो देखिए पक्षियों में जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठों का होता है, ठीक है। इसमें कम विकसित विकसित ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें 4 कोष्ठों का होता है, 2 आलिंद पाया जाता है, 2 निलय पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो चक्र होता है वो कैसे होता है देखिए। अब इसमें ऑक्सीजन विहीन जो रुधिर होता है वह दायां आलिंद में जाता है, ठीक है। दायां आलिंद में जाता है। अब दायां आलिंद से वह दायां निलय में जाता है। दायां निलय से वह पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है ऑक्सीजन युक्त होने के लिए, ठीक है। अब वहां से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वह बाएं आलिंद में जाता है। कहा जाता है बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद से बायां निलय में जाता है और बायां निलय से वह कैरोटिको और सिस्टेमिक आर्च होता है उसके माध्यम से शरीर में, मतलब ये धमनियां हैं, उसके माध्यम से यह शरीर में पूरे परिसंचरण होता है। शरीर के मतलब शरीर में पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद शरीर का फिर ऑक्सीजन विहीन रुधिर, फिर दायां आलिंद। तो इस प्रकार से यह चक्र जो है वह चलता है और पक्षियों में हृदय जो है उसमें परिसंचरण होता है, ठीक है। तो अगर पुस्तक में देखा जाए तो उसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों का एक साथ दिया गया है। तो स्तनधारी का मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वह विकसित होते हैं, उसके 4 कोष्ठ होते हैं और दोहरा परिसंचरण तंत्र उसमें पाया जाता है। अब इसमें जब हम मनुष्य का हृदय पढ़ेंगे ना, मनुष्य का हृदय, तो उस मनुष्य के हृदय में हमें अच्छे से समझ आएगा कि स्तनधारी का हृदय होता कैसे है और काम करता कैसे है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरा पिछला वीडियो देखिए और मैंने खुला और बंद परिसंचरण तंत्र को भी अच्छे तरीके से समझा दिया है आपको, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।